हेलो दोस्तों, ये फ्लाइट IC 814 कंधार हाईजैक की इस सीरीज़ में बहुत कम समय में पूरी स्टोरी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह हाईजैक काठमांडू में होती है। काठमांडू में आसान रहता है क्योंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की जो सीमा होती उस देश में आसानी से लोग अंदर बाहर जाते रहते हैं। इसका एरिया चारों तरफ पहाड़ी एरिया है जो नेपाल सरकार को करना मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पे सभी देश की स्पाई एजेंसियाँ काम करती हैं। अमेरिका, चाइना और इंडिया एंड पाकिस्तान, चारों देशों की यहाँ स्पाई एजेंसियाँ काम करती हैं। यहाँ पे आसान रहता है। हाईजैक में पाकिस्तान का हाथ रहता है, उसी के अधिकारियों के द्वारा ये हाईजैक कराया जाता है। इस फ्लाइट में 177 विदेश मंत्रालय को पता चलता है कि कोई पाकिस्तानी मसूद है जिसको छुड़ाने के लिए हाईजैक किया गया है और इसी के लिए कई बार इसे छुड़ाने के लिए प्रयास किए जा चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं, कई बार ऐसी घटनाएं की जा चुकी हैं। इसलिए इस बार भी ये IC 819 को भी कंधार, इसीलिए इसे IC 819 को हाईजैक किया है। ये विदेश सचिव विदेश मंत्री को बताते हैं। उधर मसूद को जेल में हाई सिक्योरिटी में रख दिया जाता है कि कोई खतरा ना हो। पायलट जो कैप्टन होते हैं वो बताते हैं फ्यूल बहुत कम है, जल्दी डिसीजन लीजिए क्योंकि हमें दिल्ली में ही लैंड कराना होगा, वरना वापस हम लोग नहीं आ पाएंगे लैंड कराने के लिए। हाईजैकर को बताते हैं कैप्टन। हाईजैकर आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये फ़्लाइट दिल्ली से थोड़ा ही दूर चलेगी, आप बताइए क्या करना है। अपने हाईजैकर चीफ से बताता है। फ्यूल कम होने के चलते फ्लाइट को लाहौर में नहीं उतर पाती है, उसे अमृतसर में उतारना पड़ता है। सरकार के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि उसे NSG कमांडो अमृतसर में नहीं होते हैं, तो उन्हें NSG कमांडो की जगह पे स्टेट के कमांडो जो कि अमृतसर में होते हैं पंजाब सरकार से उसे बात करने की आवश्यकता पड़ती है। पंजाब के मुख्यमंत्री इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए और उधर प्लेन में जितने भी पुरुष होते हैं उनको आगे बिज़नेस क्लास में शिफ्ट किया जाता है और बिज़नेस क्लास के जितने भी लोग होते हैं उनको पीछे इकोनॉमिक क्लास में भेज दिया जाता है। इन्हें बिज़नेस क्लास में बैठा के इनके हाथ बांध दिए जाते हैं और पैर भी बांध दिए जाते हैं। उधर सेंट्रल गवर्नमेंट की गठबंधन की सरकार होती है जिससे वो कोई भी बड़ा एक्शन लेने में सभी पार्टियों को मीटिंग करनी पड़ती है, जिससे और समय लग जाता है इसका। इसीलिए कमांडो की कोई एक्शन नहीं हो पाती है। अधिकारियों को पता चलता है कि फ्यूल सिर्फ 10 मिनट का बचा है और वो लाहौर में जाके ही लैंड कर पाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। फ्लाइट के कैप्टन लाहौर जाते हैं और कैप्टन फ्लाइट को लैंड कराने के लिए लाहौर की ATS से परमिशन मांगते हैं। प्लेन हवा में उड़ रहा होता है, लाहौर वो मना कर देते हैं, कहते हैं यहाँ नहीं उतार सकते हो। फिर उसके बाद वो एक डार्क जगह पे उतारते हैं। वो सोचते हैं यहाँ पे खेत होंगे जिससे कुछ लोगों की जान बच जाएगी, तो उधर की ओर मोड़ देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ATS अपने चीफ से बात करते हैं और वो अप्रूवल दे देते हैं। वो कहते हैं चल ठीक है अब आप उतार सकते हैं, तो तुरंत उतार करते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग होती है। उतारने के बाद फ्यूल आ जाता है। फ्यूल भरने के बाद तुरंत निकलने की कोशिश करते हैं। फिर वहीं से तुरंत उड़ने की तैयारी चालू हो जाती है। जैसे फ्लाइट उड़ने लगती है वैसे टेररिस्ट बोलते हैं कि ऐसा करिए आप काबुल ले चलिए। काबुल में ATS से बात किया जाता है, तो वो कहते हैं कि अभी यहाँ पे रात है और रात उतर लैंड करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आप ऐसा करिए 3 लुलू टाइम पर आप बाद में आइए। वो चाहते हैं कि जब दिन हो जाए तब आए। कैप्टन बोलते हैं ये सिर्फ 4 घंटे ही अभी उड़ सकता है, क्योंकि एक बार फुल होने के बाद सिर्फ 4 ही घंटे उड़ सकता है। तब तक ये तो 7 घंटे बाद उतरने का काबुल वाले बोल रहे हैं। तो कहते हैं आप क्या करें। इसके बाद वो लोग दुबई के लिए अपना प्लान बनाते हैं, दुबई के लिए निकल लेते हैं। उधर काठमांडू में पता चलता है कि उन्होंने 2 बैग उसमें प्लेन में रख रखे हैं। उसके अंदर क्या है ये जानकारी अभी भी नहीं हो पाती है।
वहीं कुछ बच्चों को टॉयलेट आती है, वो कहते हैं टॉयलेट नहीं कर सकते, तो हाईजैकर बोलते हैं कि तुम्हें टॉयलेट नहीं करने दिया जाएगा, यहीं पे बैठे रहो, कोई कहीं नहीं उठेगा। तो वहीं वो बच्चे उसी सीट पर ही टॉयलेट कर देते हैं। एनएसजी कमांडो अपनी प्लानिंग करते हैं कि जैसे दुबई उतरे वहीं पे कोई हम ऑपरेशन चलाएं। हम लोग माना है कि कोस्टल एरिया और समुद्र में पहुंचकर वहां से कोई ऑपरेशन वहां पे एक्शन लेने में आसानी रहेगी, लेकिन दुबई में किसी दूसरे देश में एक्शन और प्लानिंग कर पाना और वहाँ पे अपना प्लान को एग्जीक्यूट करा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुबई को यूएसए से परमिशन लेनी होती है, क्योंकि दुबई में सुरक्षा यूएसए कराता है। इंडिया का 1988 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ जिससे वो नाराज़ था और वो ऐसा करने के लिए परमिशन नहीं देता। उधर विदेश मंत्री भी अमेरिका से कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप मेरी मदद करिए। यूएई के जब एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर हमारी सहायता कीजिए, वो बच्चों और बूढ़ों की मदद की जाए और किसी प्रकार से आप मदद कराइए अनऑफिशियली। तो यूएसए में अधिकारी तैयार हो जाते हैं, कहते ठीक मैं आपकी मदद करूँगा। दुबई में पहुँचते हुए हाईजैकर बोलते हैं दुबई नहीं, मैंने एयरपोर्ट देखा है। तो वो कहते हैं, कैप्टन साहब बोलते हैं कि नहीं ये दुबई है, लेकिन कि उनकी राजधानी का नहीं है, बाहर आउटर साइड है। वो कहता नहीं नहीं ये दुबई नहीं है। यूएई में एयरपोर्ट में एटीएस बोलती है कि आप बच्चों और औरतों को आप छोड़िए, वरना हम अपना फ्यूल बाउचर नहीं हटाएंगे। वो बहस करते हैं हाईजैकर, लेकिन वो बात नहीं मानते और उन्हें मजबूरी में बच्चों और महिलाओं को बाहर उतारने पर मजबूर होना पड़ता है। यूएई से उड़ने के बाद प्लेन को कंधार ले जा रहे होते हैं और इधर दिल्ली में जो फ़्लाइट आनी थी वो नहीं आ रही थी। पब्लिक वहाँ जो गार्जियन थे उनके, वो बहुत परेशान हो रहे थे और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ पूछ रहे थे कब तक आएंगे, आप स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं। लोगों का गुस्सा बढ़ता रहता है जैसे जैसे समय बीतता रहता है, क्योंकि इस हाईजैक में काफ़ी समय हो गया था, 2-3 दिन, तब भी कोई एक्शन प्लानिंग जो भी हो रही थी गवर्नमेंट सफल नहीं हो पा रही थी और लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कंधार में प्लेन पहुंच जाता है और वहाँ पे तालिबान की पूरा कंट्रोल होता है और उनके लोग आ जाते हैं और चारों तरफ को गाड़ियों से घेर लेते हैं और उन्हें खाने के लिए व्यवस्था करते हैं। जब फ्यूल भर रहे थे उसी समय प्रेशर अधिक करके भरा जाता है, उधर ओवर प्रेशर कर दिया अंदर से पायलट ने। ओवर प्रेशर कैप्टन ने किया जिससे तेल बाहर लीकेज होने लगा और आपस में लड़ाई हो गई। हाईजैकर बोलने लगी ये तुम्ही ने किया है। वो मना करते हैं लेकिन मानते नहीं। ये सब चलता रहता है। उधर यूएन की मीडिया आती है और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात करती है। यूनाइटेड नेशन ने प्रेस को भेजा कि अप्रैल में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मिल सके। पार्टी मीटिंग में डिसाइड हो जाता कि हम नेगोशिएशन करेंगे और इधर गवर्नमेंट अपने अधिकारियों को भेजती है उनसे नेगोशिएशन करने के लिए और वो लोग अफ़गानिस्तान जाते हैं नेगोशिएशन करने के लिए। सभी टीम बना दी जाती हैं जो वहाँ पे नेगोशिएशन करेंगे। उधर नेपाल में जिसने बम रखे थे वो कबूल करता है कि हमने 17 किलो आरडीएक्स विमान में रखा है। उधर जो इंडिया से टीम जाती है वो अफ़गानिस्तान पहुंच जाती है। हेल्थ और मेडिकल स्टाफ भी लेके जाते हैं। ये नेगोशिएशन करने के लिए मुकुंद मोहल आते हैं जो कुछ मजाकिया स्टाइल में नेगोशिएशन करते हैं और उनको बहुत अधिक परेशान कर देते हैं। ये जो बीच में देख रहे हैं बैठे हैं मुकुंद मोहन, वो बात करते हैं सबसे, कैप्टन से बोलते हैं सभी पैसेंजर सही हैं, तो बताते हैं हाँ सही है। कहते हैं कि हमारा एक पैसेंजर भी बीमार है, उसे बाहर निकाला जाए। तो वहीं जो अपने आप को आतंकवादी के हेड होते हैं जो हाईजैकर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं कोई नहीं बाहर जाएगा। मुकुंद मोहन कहते हैं कि नहीं कोई बाहर क्यों नहीं जाएगा। जो हाईजैकर चीफ होते हैं वो कहते हैं कोई बाहर नहीं जाएगा, अगर आपने हमारे साथ सही से कन्वर्सेशन नहीं हुई तो हम और भी हत्या कर देंगे। तो उधर मुकुंद मोहन बोलते हैं ऐसा करिए, आपके पास
60 पैसेंजर हैं, उन सब की हत्या कर दी है। और हम भी अपने देश में 5000 से ज़्यादा लोग हैं, उनकी हत्या कर दें। इस तरह बात नहीं होगी, कुछ मजाकिया स्टाइल में कहते हैं। उधर हाईजैकर की बोलती बंद हो जाती है, वो शांत हो जाते हैं, वो बात ख़त्म हो जाती है। एक विदेशी नागरिक होता है जो बिज़नेस क्लास में बैठता है। वो कहता है कि मैं इकोनॉमी क्लास में नहीं बैठूंगा। वहाँ का हाईजैकर एक सदस्य होता है, वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें पीछे ही बैठना पड़ेगा। वहीं पे टॉयलेट ख़राब हो जाता है और अधिक बदबू और स्मेल आती रहती है। इससे परेशान होकर वो इंग्लिश में इसे बहुत ज़्यादा गालियाँ देता रहता है, लेकिन वो हाईजैकर कभी भी उसे कहता नहीं, तुम्हें यहीं बैठना पड़ेगा है, यही तुम्हारा बिजनेस क्लास है। उसको टॉयलेट के जस्ट बगल में बैठा देते हैं और उसको वहीं बैठने मजबूर होना पड़ता है। वो वहाँ से बहुत स्मेल आती रहती है। वहाँ पे मैकेनिक आते हैं लेकिन उसे सही नहीं कर पाते हैं। उसे वहाँ की जो फ़्लाइट अटेंडेंट होती हैं वो सही कहती हैं, वो सही करने कहती हैं, लेकिन वो सही नहीं कर पाती। उसके बाद हाईजैकर अपनी लिस्ट जारी कर देते हैं कि किन किन लोग को छोड़ना है, और $200 मिलियन जो 700-800 करोड़ होता है उसको मांगते हैं। नेगोशिएशन करने वाले पूछते हैं कि इतना पैसा लेके क्या करोगे। वो बोलता है कि आपको इससे मतलब नहीं, आप पैसे दीजिए। तो इधर मुकुल मोहन बोलते हैं कि नहीं, आपको तो पाकिस्तानी रुपए में खर्च करना, वो कितना होता है वो उसको नहीं पता होता है। मुकुल मोहन बोलते हैं तुम ऑर्डर नहीं दे रहे हो, कोई बाहर से ऑर्डर दे रहा है, हमें उसी से सीधा क्यों नहीं बात कर लेनी चाहिए। वो नाराज़ हो जाता है और कहता है चलिए ठीक है, आप मैं काफ़ी, यही मेरी आखिरी मांग है, आपको यही पूरी करनी है। मुकुल मोहन बोलता है ठीक, मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल हम बात करते हैं। नेगोशिएशन चलता रहता है। अगले दिन बात होती है। मुकुल मोहन बोलते हैं कि ऐसा करिए, कोई एक नाम बताइए जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इधर जो चीफ होते हैं हाईजैकर कहते हैं कि नाम बोल दें। अपने सदस्य पूछते हैं तो कहता नहीं, बोलो सारी चाहिए। तो उधर मुकुल मोहन बोलते हैं कि देश बहुत बड़ा है, मैं कितने लोगों को कहाँ कहाँ वे हैं उनको जानकारी नहीं होती है। इंडिया बड़ा देश है, पूरे सिस्टम में उनकी जानकारी निकालने में बड़ा समय लग जाता है। हमें भी नहीं पता है कितने लोगों को अरेस्ट तो कर लिया, इनका करना क्या है। वो कहते हैं ठीक है, आप एक नाम चाहते हैं। तो उधर हाईजैकर चीफ बोलते हैं मुझे समय दो, 5 बजे बाद बात होगी। पीएमओ ऑफिस से मजदूर अजहर को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लोगों की जान से बढ़कर इसकी नहीं है। आदेश रिलीज़ कर दिया जाता है। नेगोशिएशन 5 बजे के बाद स्टार्ट फिर से होता है। इधर मुकुल मोहन बोलते हैं कि ऐसा करिए, मसूद और 4 आदमी हम आपको देंगे और पैसे, अगर आप कहेंगे तो मसूद और 2 आदमी मिलेंगे जो आप चाहेंगे। वो इसी बात से झल्ला जाता है और कहता है आपसे बात नहीं होगी, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो फिर इधर मुकुल मोहन बोलते हैं कि नहीं नहीं, अगर आप सबको लेने के चक्कर में पड़ेंगे एक भी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बहस होने के बाद तुरंत समाप्त हो जाता है। लाइन कटने के बाद बोलते हैं जो विदेश सचिव आए उनको बात करो, थोड़ा सा अफगान सचिव से दूर रहें और प्लेन में बैठे कमांडो को इनको उधर ही ठोक दिया जाए। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। इस ज़मीन पर कुछ भी एंटी इस्लामिक नहीं होने देंगे। उधर फिर से विदेश सचिव जाते हैं और अफगान के विदेश मंत्री से कहते हैं कि आप शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए यूथ को अच्छी तरक्की के लिए, आप इन सब एंटी इस्लाम मत करिए। तो उधर जो अफगान में विदेश मंत्री होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, आज ऑल मीटिंग हो रही, इस पे बहस होगी कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं होगा। दोनों लोग आपस में हाथ मिलाते हैं और ख़त्म हो जाती है बात। उधर मुकुल मोहन जाते हैं और विदेश मंत्री अफगान से बोलते हैं कि आप थोड़ी इजाज़त दीजिए, अफगानी को हटाइए और मैं इधर इनको उधर ही ठोक देता हूँ। तो विदेश मंत्री नाराज़ हो जाते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोल रहे हैं कि इधर कोई खून खराबा नहीं होगा। तभी उनका एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, बोलता है कि अभी मैं दिखाता हूँ कैसे हमारे गोलियाँ चलाई जाती हैं। आपस में बहुत बहस हो जाती है। अफगान के विदेश मंत्री आते हैं, हाईजैकर के चीफ से बात करते हैं। वो कहते हैं
कि आप 7 दिन से हो चुके हैं, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। यहाँ पे जितने भी पैसेंजर हैं वो हमारे मेहमान हैं, उनके साथ कोई भी गलत काम और खून खराबा नहीं हो सकता। इसीलिए आप बात हमेशा जारी रखेंगे, इसे रोक नहीं सकते। आप जो पैसे मांग रहे हैं इसे वापस लीजिए और जल्द से जल्द अपने बीच समझौता कीजिए। दूसरा है कि आपको कल यहाँ से फ्यूल डलवा दिया जाएगा और आपको यहाँ से निकलना होगा। ये आपका आज आखिरी दिन है, जो भी करना है जल्दी डिसीजन लीजिए। यही हमारे प्रमुख की मांग है। निगोशिएशन में कुछ और बात करते हैं, बोलते हैं कि एक मसूद चाहिए दो पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी रहते हैं जो जम्मू कश्मीर में जेल में बंद होते हैं, उनकी मांग करते हैं। टोटल 3 लोग रहते हैं। अब ये तीनों ही बहुत ख़तरनाक होते हैं और इन पे छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये जेल में बंद होते हैं और इन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। उधर प्रधानमंत्री को बता दिया था कि ये छोड़ना है। अंततः इनको छोड़ने पर मजबूर होना ही पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं होता है और ये 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ता है। इतिहास को पन्नों में ये दर्ज हो जाता है कि सरकार ने मिलिटेंट से समझौता किया। दूसरा प्लेन आता है और उसी में तीनों आतंकवादी रहते हैं और जो भी प्लेन में रहते हैं उन लोग को उसमें बैठा के वापस इंडिया भेज दिया जाता है। जितने हाईजैकर होते हैं वो भी चले जाते हैं यहीं से। ओके, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।